हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। यहाँ तक हमने देखा है कि मूवमेंट्स क्या होते हैं और मूवमेंट्स क्यों होते हैं। साथ ही हमने कुछ इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स देखे थे जो कि इंडिया में चल रहे हैं या फिर हुए थे। ठीक है, तो हमने लास्ट वुमेन्स मूवमेंट देखा था और उस पर हम कैसे कैसे आंसर्स लिखेंगे वो भी हमने देखा था। अब हमें देखना है एनवायरनमेंट मूवमेंट्स और कंज्यूमर मूवमेंट्स, ये दो मूवमेंट्स हमारे रिमेनिंग हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस ग्रीन बॉक्स। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, ये देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा, ऑल्सो नोन एज वाटरमैन ऑफ इंडिया, हैज़ ब्रॉट वाटर रिवॉल्यूशन इन राजस्थान. He became famous for buildings thousands of johart in Rajasthan. He revived rivers in the desert of Rajasthan. ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्सन दिख रहे हैं आपको, राजेंद्र सिंह राणा, इनको कहा जाता है इंडिया का वाटरमैन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इनको इंडिया का वाटरमैन कहा जाता है। और ये जो पर्सन है ये बेसिकली थे कहाँ से, इंडिया के किस स्टेट से थे, ये राजस्थान के थे। और इनको क्यों वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ऐसा क्या इन्होंने काम किया था? तो इन्होंने बहुत ही एक अच्छा काम किया था सोशल पर्सपेक्टिव से। और इन्होंने क्या था, तो बहुत सारे जोहड़ इन्होंने राजस्थान में बनाए थे। अब राजस्थान का जो एरिया है वो एक वाटर ऐसा एरिया है जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। ठीक है, राजस्थान के एरिया में आपको पता है हर तरफ रेगिस्तान है, तो वहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है, इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, पानी की कमी होती है। तो इन्होंने क्या किया, डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा ने, इन्होंने दिमाग लगाया और इन्होंने एक जुगाड़ टाइप का निकाला। ठीक है, इन्होंने क्या जुगाड़ निकाला कि जब बारिश हो रही है, बारिश तो होती है वहाँ पे लेकिन बहुत कम होती है, तो इन्होंने क्या किया, जब बारिश हो रही है, मान लीजिए ये कोई घर है, तो बारिश जब होती है तो घर की छत पर पानी कलेक्ट हो जाता है ना। तो वो पानी जो कलेक्ट हुआ है, यहाँ से वो लोग एक पाइपलाइन लगा देते थे, वो पानी बहकर नीचे आएगा और पाइपलाइन से फिर यहाँ पे ज़मीन में जाएगा और ज़मीन के नीचे ऐसा एक गड्ढा बना देते थे या टैंक बना देते थे और इस टैंक को कहा जाता था जोहड़। ठीक है, तो ये बहुत सारे जोहड़ की इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया पूरे राजस्थान में। तो इस जोहड़ का यूज़ क्या हुआ कि इसमें पानी जमा हो जाएगा, जब रेन होगी घर की छत पे पानी कलेक्ट होगा, वो यहाँ से बहेगा पाइप से और जोहड़ में जाके जमा हो जाएगा। और यही जो जमा हुआ वाला पानी है वो हम यूज़ कर सकते हैं समर के सीज़न में जब पानी की कमी होती है ना। तो इस तरह से ये वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम है एक तरह से। ठीक है, तो इसीलिए ये जो राजेंद्र सिंह राणा है, इन्हें इंडिया का वाटरमैन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जोहड़ की स्थापना करवाई। He revived rivers in the desert of Rajasthan. He formed an organization, Tarun Bharat Sangh, which worked for building 11,000 johars in hundreds of villages. तो इन्होंने और क्या किया, इन्होंने राजस्थान में रिवर्स को भी रिवाइव किया। यानी राजस्थान में बेसिकली इन्होंने 5 रिवर्स ऐसी थी जो बिल्कुल ही सूख चुकी थी, उनको इन्होंने रिवाइव किया। कैसे, तो उन रिवर पे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, डैम प्रोजेक्ट्स वगैरह, जिससे रिवर्स में वापस पानी कलेक्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, साथ ही इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया जिसका नाम था तरुण भारत संघ। ये जो संघ था ये क्या करता था, ये ऑर्गेनाइजेशन हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस में जोहड़ बनाने का काम किया इसने। यानी ये प्लेस प्लेस पे जाता था राजस्थान में ही और जोहड़ बनाने का काम करता था। ऑल ओवर इंडिया ही स्टार्टेड अ कैंपेन फॉर वाटर कंजर्वेशन, रिवाइवल ऑफ रिवर्स, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब पूरे इंडिया में इन्होंने बहुत सारे कैंपेन चलाए, वाटर से रिलेटेड है, यहाँ पे सारे के सारे फैला है वाटर कंजर्वेशन। तो वाटर को कंजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए, फिर रिवर्स के रिवाइवल के लिए, यानी रिवर्स को फिर से उसमें पानी लाने के लिए, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए भी इन्होंने कैंपेन चलाए। हिज सोशल मूवमेंट इज एक्टिव फॉर लास्ट 31 ईयर्स। तो लास्ट 31 ईयर्स से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका तरुण भारत संघ ये काम कर रहा है, सोशल वर्क कर रहा है। ही वॉन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज एंड अवार्ड नोन एज द नोबल प्राइज फॉर वाटर। और इनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज भी मिला है। ठीक है, इसको ये जो प्राइज है, स्टॉकहोम एक प्लेस का नाम है, वहाँ से इनको वाटर प्राइज मिला है। और ये जो प्राइज है इसको नोबल प्राइज ऑफ वाटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है एनवायरनमेंट मूवमेंट्स। एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या क्या मूवमेंट्स हुए हैं। वी आर अवेयर दैट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो हमें पता है कि एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है
इसका मतलब कि एनवायरनमेंट जो है वो नष्ट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। जो वृक्ष या पेड़ है या फॉरेस्ट है उन्हें हम काटते जा रहे हैं, जिससे एनवायरनमेंट जो है वो ख़त्म होने की कगार पर है। At the international level, several movements are working to stop the deterioration of the environment. इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं। स्पेशली यूरोप के केस में अभी मूवमेंट चल रहा है यूरोप में फॉरेस्ट को बचाने के लिए, फॉरेस्ट के डिटेरियोरेशन यानी फॉरेस्ट के विनाश को ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए। वी सी अ सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इन दिस फील्ड। इसके लिए एक इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है। तो एनवायरनमेंट रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए एक इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है, ठीक है, जो क्या करता है, एनवायरनमेंट रिलेटेड मूवमेंट्स को सपोर्ट करता है। In India many movements are working on different aspects of environment। तो इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हैं। आपको एक पता होगा जैसे कि चिपको मूवमेंट था, वो फॉरेस्ट के पेड़ों को बचाने के लिए हुआ था, तो वो भी एक एनवायरमेंटल मूवमेंट था। The environment movements are taking up issues like protection of biodiversity, protecting different sources of water, protection of forest, green belt, pollution of rivers, use of chemicals and their ill effects, etc. तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज है जिनसे रिलेटेड एनवायरनमेंट मूवमेंट्स हो सकते हैं। ये इनमें बताया गया है कि ऐसे कौन कौन से इश्यूज है जिनसे रिलेटेड एनवायरनमेंट मूवमेंट्स हो सकते हैं। पहला तो है प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी यानी जो भी आपको विविधता दिख रही है, प्लांट्स में अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं, एनिमल्स में अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं, तो उसे कहा जाता है डाइवर्सिटी यानी विविधता, चेंज। और बायो यानी लाइफ, तो अलग अलग लाइफ में यानी प्लांट्स में और एनिमल्स में जो डाइवर्सिटी होती है वो होती है बायोडाइवर्सिटी। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि टाइगर्स जो है इंडिया में बहुत कम हो गए हैं, इसीलिए टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी मूवमेंट हुई थी। और फिर टाइगर्स के लिए बहुत सारे टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंचुरीज बनाई गई। फिर प्रोटेक्टिंग डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर, वाटर के सोर्सेज जैसे कि रिवर, वेल्स, इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए भी मूवमेंट हुए। फिर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरमेंटल मूवमेंट हो सकता है। ग्रीन बेल्ट एरिया, अब ग्रीन बेल्ट क्या होता है, मान लीजिए कोई खाली प्लेस है और इस प्लेस में बहुत सारे झाड़ लगे हुए, पूरा ग्रीन प्लेस है ये, ठीक है, बहुत सारे झाड़ हैं। अब ग्रीन बेल्ट यानी गवर्नमेंट क्या करती है, ये पूरे एरिया में आसपास में एक बाउंड्री जैसा नेट बना देती है, तो उसे कहा जाता है ग्रीन बेल्ट एरिया या ग्रीन बेल्ट। तो पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स, रिवर्स के पॉल्यूशन को रोकने के लिए भी मूवमेंट्स हुए हैं, जैसे गंगा रिवर या गंगा बचाओ आंदोलन हुआ था, ठीक है। फिर यूज़ ऑफ केमिकल्स एंड देयर इल इफेक्ट्स एक्सेट्रा, केमिकल्स को कम यूज़ किया जाए इंडस्ट्रीज़ में ताकि उनके इल इफ़ेक्ट्स ना दिखाई दे, उनके जो भी बुरे प्रभाव है हम पे वो ना दिखाई दे, उसके लिए भी मूवमेंट्स होते हैं। फिर ये था एनवायरमेंटल मूवमेंट, बहुत इजी था। आपको सिर्फ ये लिखना है इसमें कि एनवायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन से मूवमेंट्स आते हैं इसमें, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स में। और एनवायरमेंट मूवमेंट्स में बेसिकली उसका थीम क्या है कि हमें क्या करना है, एनवायरमेंट को बचाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कंज्यूमर मूवमेंट। Consumer movement emerged in India after the Consumer Protection Act came into existence in 1986। Consumer मतलब क्या होता है, ग्राहक जो सामान खरीदता है, ठीक है। तो कंज्यूमर मूवमेंट क्या होगा, जो भी ग्राहक मूवमेंट करेंगे कंज्यूमर मूवमेंट करेंगे। कंज्यूमर मूवमेंट जो है इंडिया में कब आया, तो 1986 के बाद। 1986 के बाद ही क्यों, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऐसा एक एक्ट बना था इंडिया में, बाद से ही कंज्यूमर मूवमेंट जो था वो शुरू हो गया। दिस मूवमेंट हैज़ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। अब इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या था, बेसिकली ये एक ऐसा एक्ट था कि अगर कंज्यूमर के साथ कोई भी किसी भी बुरे तरीके का व्यवहार हो रहा है या उसके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है तो इसके खिलाफ हम केस कर सकते हैं, ये बताया गया था इस एक्ट में। और इस मूवमेंट का ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है हम देखेंगे। द मूवमेंट बिलीव्स that each member of the society is a consumer. Due to the changing nature of social and economic system, consumers face different problems। ये जो मूवमेंट है कंज्यूमर मूवमेंट, इसमें बताया गया है कि सोसाइटी का हर एक मेंबर जो है वो एक कंज्यूमर है यानी ग्राहक है, क्योंकि हम सभी कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करते ही हैं, खरीदते ही हैं। तो ड्यू टू द चेंजिंग नेचर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, कंज्यूमर फेस डिफरेंट प्रॉब्लम।
लेकिन सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस की वजह से कंज्यूमर जो है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। क्या प्रॉब्लम्स होंगी? जैसे हमारे साथ अगर हम कुछ खरीदते हैं बट हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है तो वो एक प्रॉब्लम हो गई। या फिर हमने कुछ खरीदा तो उसमें एडल्टरेशन हुआ। एडल्टरेशन मतलब मिलावटी सामान हमें दिया गया, तो वो भी एक तरह का फ्रॉड है। फिर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ आइटम्स, हम जितने में लिखा गया उससे भी ज़्यादा में अगर वो हमें बेच रहा है तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। फ्रॉड इन वेट्स एंड मेजर्स आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। वेट और मेजर्स में फ्रॉड मतलब कि हम अगर हमने उससे कहा कि हमें 10 केजी चाहिए बट मेज़र करने के बाद हमें पता चलता है कि इट इज़ ओनली 8 केजी, तो दिस इज़ वेट एंड मेजर रिलेटेड प्रॉब्लम। कंज्यूमर मूवमेंट वर्क्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम सच टाइप ऑफ फ्रॉड्स। अगर ऐसा किसी कंज्यूमर के साथ फ्रॉड होता है तो उसके खिलाफ फिर कंज्यूमर मूवमेंट किया जाता है ताकि ऐसे फ्रॉड से बचा जा सके। मूवमेंट्स इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पब्लिक लाइफ। The post-1980 movements are called neo-social movements as their nature is different from the earlier movements. तो ये जो कंज्यूमर मूवमेंट था उसकी वजह से पब्लिक लाइफ में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1980 के बाद जो भी मूवमेंट्स हुए हैं उन्हें कहा जाता है नियो सोशल मूवमेंट्स। मतलब अभी अभी के जो मूवमेंट्स होते आ रहे हैं उन्हें नियो सोशल मूवमेंट्स कहा जाता है। एज देयर नेचर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर मूवमेंट्स, क्योंकि उनका नेचर जो है अर्लियर मूवमेंट से अलग है। क्यों अलग है? दिस मूवमेंट्स आर इशू बेस्ड, क्योंकि ये जो मूवमेंट्स है अभी के वो इश्यूज से रिलेटेड, कोई ना कोई उनमें इशू है। जैसे कि वुमेन का एम्पावरमेंट हो गया है ना, जैसे कंज्यूमर का इशू हो गया, तो ये कोई ना कोई इनमें इशू से रिलेटेड है। और पहले के मूवमेंट्स में नहीं था क्या? पहले के मूवमेंट्स जो थे वो सोसाइटी से रिलेटेड थे। ठीक है, इट मीन्स दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज इशू बेस्ड मास मूवमेंट्स। तो ये क्या करते हैं, अभी जो नियो सोशल मूवमेंट्स हैं, जो नए मूवमेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, मास यानी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना, तो उनको ऑर्गेनाइज करके फिर इशू के खिलाफ वो गवर्नमेंट के लिए मूवमेंट निकालते हैं ताकि गवर्नमेंट उस पर फोकस करे। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के पहले क्या चैलेंजेस आते हैं डेमोक्रेसी में, वो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है डिफरेंट मूवमेंट्स का। I hope this is clear to you.